तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रवण भाकर और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कक्षा 10वीं में आए नए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान 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 और उसका पहला अध्याय हम इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। और पहला अध्याय बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको 4 नंबर देके जाएगा और ये वीडियो भी आपको 4 नंबर देके जाएगा, गारंटी है। पूरा वीडियो देखना, आनंद आ जाएगा। और जो चीजें आपको याद नहीं रह रही है उसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलो सीधा वीडियो पर चलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। और एक और बात है कि मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं या प्रश्न दे रहा हूं, उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ताकि मुझे पता चले आप उस प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं। तो उन प्रश्नों का जवाब आप कमेंट में देखना। चलो देखते हैं, पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी। ये है पहला पाठ जिसका नाम है भोजन और मानव स्वास्थ्य। 4 नंबर आपको देके जाता है। तो सीधा पहला शब्द आया भोजन। क्या है भोजन? जो हम खाते हैं ना, यही भोजन है। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। और भोजन में प्रकार दिया हुआ, एक संतुलित भोजन और एक असंतुलित भोजन। पर भोजन में होता क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। भोजन में होता है पोषक तत्व, पोषक घटक जो होते हैं, पोषक अवयव जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये हमें नॉर्मल जानकारी होना बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, ये सब चीजें होती है भोजन के पोषक अवयव होते हैं। और यदि किसी भी भोजन के अंदर ये सब उपलब्ध है तो समझो वो भोजन कैसा है? संतुलित है। तब आप लिखने के माध्यम से कैसे लिखोगे? वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। और वैसे ही आप इसका उल्टा कर लोगे तो वो हो जाएगा असंतुलित भोजन। बोले तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो, वो हो जाएगा असंतुलित भोजन। जब आप असंतुलित भोजन लगातार समय करते रहोगे, कि मतलब साल भर से आप असंतुलित भोजन कर रहे हो, आपको प्रोटीन नहीं मिल रही है, आपको वसा नहीं मिल रही है, तो इस दौरान आपको क्या करना होगा? जब आप लंबे समय से असंतुलित भोजन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। और इस प्रकार की जो कमी होती है वो कुपोषण कहलाती है। तो कुपोषण क्या हुआ? लंबे समय से असंतुलित भोजन का इस्तेमाल करना। अब कुपोषण होता है वो किन की वजह से होता है? अरे वो उनकी वजह से होता है जो मैंने घटक बताए हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, ये सब चीजें जो है इनकी कमी से ही कुपोषण होता है। जैसे कि मैं पहला कुपोषण लेने जा रहा हूं, वो है विटामिन से होने वाला। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, मतलब किसी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इस विटामिन का क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रोग होता है, वो होता है रतौंधी। दूसरा है विटामिन B1। नॉर्मली हम विटामिन बी पढ़ते थे परंतु यहाँ पर 3 भाग है और तीनों को पढ़ने वाले बड़े इजी है, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें आराम से याद हो जाता है। दूसरा है विटामिन B1 और विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है और इसकी कमी से रोग होता है वो बेरी, जो हम बहुत 9th क्लास में पढ़े हैं और बहुत ज्यादा जगह पर पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद है विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है और राइबोफ्लेविन की कमी से रोग होता है राइबोफ्लोरोसिस, मतलब जैसा नाम है वैसा ही इसका रोग है। तीसरा है विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है और नियासिन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेग्रा। और चौथा जो है वो है विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है और ये संतरा वगैरह में अम्ल पाया जाता है, जो कि हम आगे केमिस्ट्री वाले में भी करेंगे। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। तो ये चीज आप नोट भी करते रहेंगे। विटामिन डी जिसको हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, जो भी हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अब इसकी कमी जैसे कि सूर्य की प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है, परंतु जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता या विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी होती है तो जैसे कि हड्डियों का आकार जो होता है वो मुड़ जाता, मतलब मोच आना ये ज्यादा होती है, हड्डी टूट जाना, इस प्रकार की घटनाएं होती है वो विटामिन की कमी से होती है और वो विटामिन डी की कमी से होती है। इसके बाद में कुपोषण का अगला पार्ट आता है कि भाई सिर्फ विटामिन की कमी से कुपोषण नहीं, दूसरे अवयवों की कमी से भी हमें कुपोषण हो सकता है। और दूसरा जो पार्ट है वो है प्रोटीन की कमी से होने वाले कुपोषण। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं? सिर्फ 2 है, एक है क्वाइशोर कोर रोग और दूसरा है मेरेस्मस। बड़ा आसान।
आप लंबे समय से प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में जो रोग होगा उसका नाम है क्वाइशोरकोर। और यदि आप लंबे समय से आप प्रोटीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं पर उसके साथ साथ में आप खाना भी कम खा रहे हैं, मतलब ऊर्जा भी आप कम ले रहे हैं, तो जो आपको रोग होगा उसका नाम हो जाएगा मेरेस्मस। मात्र 2 रोग है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब जानना यह जरूरी है कि जो प्रोटीन की कमी से क्वाइशोरकोर और मेरेस्मस रोग होते हैं तो दिखाई कैसे देते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जिसका पेट फूला हुआ है और ये बड़ा सा, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, पेट फूल गया, आंखें अंदर दसी हुई, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार का जो रोगी होता है वो होता है क्वाइशोरकोर रोग। और यह चित्र जो आप देख रहे हैं जहां पर एक बच्चा है जो एकदम सूखा हुआ है, जिसकी हड्डियां कुछ भी नहीं, मतलब इसको प्रोटीन तो मिली नहीं, उसके साथ साथ में खाना भी नहीं मिला, बोले तो ऊर्जा नहीं मिली, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, और उसमें जो था उसमें आपको खाना वगैरह पूरा मिल रहा था परंतु प्रोटीन नहीं मिल रहा था। और ये आप जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन जो है वो हमें किससे प्राप्त होती है, दालों से। तो लंबे समय से आप दाल नहीं खा रहे हैं, सब चीजें खा रहे हैं, दाल या वो चीजें नहीं खा रहे जिससे आपको प्रोटीन मिलती है, तो अपने आप आपके शरीर में इस प्रकार के रोग के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि गर्भवती महिलाएं जो होती है उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उनको ज्यादा प्रोटीन दीजिएगा ताकि आप इन रोगों से बच सकते हैं। इसके बाद में जो है वो है कि खनिज लवण की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। पहला है कि लोह तत्व आयरन फेरस, आयरन की कमी से हमारे शरीर के अंदर जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हीमोग्लोबिन से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया। बात दोनों एक ही है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम है, इसका मतलब हमारे शरीर में आयरन की कमी है, और आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम है, और इनकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया। इसको अरक्तता भी कहा जाता है। दूसरा है आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में रोग होता है गलगंड या घेंगा रोग बोला जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड जो ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न करती है, पर थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न जब होता है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होता है। जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न नहीं कर पाती है, इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और उसके बाद में ये थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है जिसे हम गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तीसरा है कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर में क्या रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर में जो रोग होता है जिसका नाम है टिटेनी, इसका मतलब हड्डियों का मुड़ जाना। और यदि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में बहुत अच्छी मात्रा में है तो हमारी हड्डियां जो है वो बहुत मजबूत रहती है। तो ये तो थे कि हमारे शरीर में खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग 3। अब हम बात करने वाले हैं जल के बारे में। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O, और यहाँ पर जो बंध है वो है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसके बारे में मैं आपको केमिस्ट्री वाले में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इधर वाला हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और उसके बाद में ऑक्सीजन इन दोनों से इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है। अब हम जानकारी लेते हैं जल के बारे में। जल क्या होता है कि जल का क्वंतनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वंतनांक होता है, और जिसका गलनांक जो होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये जानकारी बहुत होना जरूरी है। ये मैं नॉर्मल जल की बात कर रहा हूं। यही यदि भारी जल होता है तो भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटीरियम होता है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम D2O होता है, वो होता है भारी जल का सूत्र। अब हम बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या है। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसमें जल का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हमारे प्रत्येक कोशिका तक रक्त को पहुंचाना है तो उसका माध्यम जल होगा। जल के अंदर रक्त घुला हुआ होता है और यह पहुंचता है हमारे शरीर से, जो त्वचा से पसीना बाहर आ रहा है, पसीने का उत्सर्जन हम कर रहे हैं तो इसमें जल की आवश्यकता होगी। शरीर में हम उत्सर्जन करते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो इसमें हमें जल की आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के हमारे शरीर की प्रतिरोधकता है उसको मजबूत करने का काम जल करता है। और वहीं यदि हम साफ और शुद्ध जल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। अब हम ये बात करेंगे कि साफ जो जल होता है उसके गुण क्या होते हैं। शुद्ध जल जो है इसके अंदर एकदम स्वच्छता होगी, दिखने में एकदम साफ दिखेगा, ये रंगहीन होगा और ये स्वादहीन होगा और ये गंधहीन होगा, क्योंकि इसका कोई ऐसी गंध नहीं आएगी। दूसरा, इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बराबर मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए।
प्लस एक शुद्ध जल के अंदर सभी जो खनिज लवण जो होते हैं वो भी पोषक तत्व एक पर्याप्त मात्रा में घुले हुए होने चाहिए। शुद्ध जल का पीएच मान भी एकदम बराबर रहता है। यदि आपको कोई जल अशुद्ध है तो उसके अंदर हम क्लोरीन की गोलियां या हम ओजोन गैस को मिलाकर इसको शुद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो अशुद्ध जल होता है वो कैसे होता है, किसके कारण होता है। अशुद्ध जल होने का कारण होता है कि कारखानों का जो पानी होता है वो जल के अंदर मिला दिया जाता है। हमारे आसपास के जो तालाब वगैरह होते हैं उसके अंदर हम स्नान करते हैं, उसी के अंदर हम भैंसे गायें वगैरह है बकरी सब पानी वहीं पीते हैं या भैंसों को नहलाने का काम करते हैं, हम कपड़े वहां पर धोते हैं। नदी नालों का जो पानी है वहां पर इकट्ठा होता है। उस जल को यदि हम पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हमारे शरीर में रोग भी हो सकता है। क्या हो सकता है रोग, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। अशुद्ध जल का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है नारू रोग, जिसको वाला रोग के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर एक रोगजनक होता है, इस रोगजनक का नाम याद करना बहुत जरूरी है। उसका नाम है ड्रेकनकुलस मैंडिनेसिस। ये जो होता है ये कर्मी है, ये जीव कर्मी है जो हमारे शरीर में, जैसे कि मतलब पुराने जमाने में हम बाड़ा रोग ये सुना करते थे जो कि मतलब पैरों के अंदर हो जाते, जो अशुद्ध जल का इस्तेमाल करते थे, पीते थे, पता नहीं होता था कि इस जल साफ है नहीं, क्योंकि स्वाद से ऐसा नहीं लगता है कि पानी हम लोग कहते हैं किस प्रकार का होता है। तो ये तो था कि अशुद्ध जल की कमी से होने वाला रोग जो है वो है नारू रोग या बाला रोग। अब हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में वसा होती है, वसा की वजह से कौन सा रोग हो सकता है। चलो बात करते हैं इसकी भी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि मोटापा मोटापा मोटापा, और ये जो मोटापा होता है एक तरीके का हम बात करें तो रोग ही हो गया भाई। जब आपके शरीर में वसा अनावश्यक रूप से वृद्धि कर रही है या आप शरीर में जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हो वसा का अधिक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके शरीर में मोटापा आ जाता है, चर्बी जो बढ़ने लग जाती है। अब ये मोटापा मापा कैसे जाता है, कि हम कैसे पता लगे हैं कि मतलब इस मोटापा का निर्धारण किया कि कितना बड़ा है, ये पतला है, ये सामान्य है। तो इसके लिए एक इकाई बनी हुई है जिसका नाम है शरीर भार सूचकांक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे बॉडी मास इंडेक्स। इसके तहत हम ये पता लगा सकते हैं कि आदमी पतला है, उसके अंदर उसका भार, उसकी हाइट और उसकी आयु के अनुसार ये तय किया जाता है। या ये BMI जो है शरीर भार सूचकांक ये तय करते हैं कि आदमी पतला है मोटा है, अपने आप ये आंकड़ा हो जाता है। जैसे कि यदि इसका मान 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर है तो आदमी नॉर्मल होगा, और 30 से ऊपर है तो आदमी मोटापे की श्रेणी में आता है, और 25 से कम है तो वो आदमी पतला यानी थिन, पतले की पोजीशन के अंदर आएगा। अब इसे होता कैसे है, इसका क्या कारण है कि मोटापा होने का एक ही कारण है। मोटापा होने का कारण आप फास्ट फूड खा रहे हो, तेलीय पदार्थ खा रहे हो, कुल मिला के तो हो गया तेलीय पदार्थ। पर फास्ट फूड है, आप पानी पता से वगैरह खा रहे हो ना, हाँ पानी पता से वगैरह खा रहे हो, ये सब चीजें हैं ये आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। आपको ज्यादा तेलीय जो बड़ा गणाई ठोको ये चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। ये आप इस्तेमाल नहीं करते आपके शरीर में मोटापा नहीं होगा। यदि मोटापा नहीं है फिर भी कम करना है, ताकि कहीं ने मोटापा नहीं है तब तक तो आप सब कुछ खा पी रहे हो, पर यदि आपको मोटापा हो गया तो फिर आपके रहेगी मुझे शक्कर नहीं खानी है, मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आपको शरीर का संतुलन रखिएगा। बस ऐसे ही वसा का हो गया ये। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं रक्तदाब के बारे में। क्या होता है रक्तदाब? रक्तदाब होता है ब्लड प्रेशर, रक्तदाब। और किसे कहते हैं कि जब शरीर के अंदर जो हमारी नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के अंदर जब रक्त चलता है तो एक दाब लगाता है। तो हम कह सकते हैं जो रक्त वाहिनियों के अंदर जब रक्त चलता है तो उत्पन्न जो दाब है वो रक्त दाब कहलाता है। रक्त दाब जो होता है वो किस दो प्रकार का होता है, एक तो उच्च रक्तदाब और एक निम्न रक्तदाब। यदि वो तेज गति से चल रहा है, यदि रक्त की गति स्पीड से हो गई तो हम उसको क्या कहेंगे, उच्च रक्तदाब, जिसको हम नॉर्मल बीपी हाई बोलते हैं। बीपी हाई वही है जो मतलब गति तेज हो जाती है, और बीपी लो बोले तो निम्न रक्तदाब। निम्न रक्तदाब वो होता है कि जब आपके शरीर के अंदर रक्त की जो गति है या रक्त के द्वारा लगाया गया दबाव बहुत कम होता है, और ये गति कम होती है तो हमारे शरीर के मस्तिष्क तक ये पहुंच नहीं पाता रक्त, और किडनी तक ये रक्त पहुंच नहीं पाता है, तो हमारे शरीर की जो बीपी है वो लो हो जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ये होता है कि एक होता है परकुंचन दाब, जिसको हम सिस्टोलिक दाब भी कहते हैं, और एक होता है अनुशीतलन,
जिसको डायस्टोलिक दाब भी कहते हैं। परकुंचन क्या होता है कि जब हमारे शरीर का जो हृदय है, हृदय के अंदर एक पार्ट है नीले, जब नीले संकुचित होता है उस समय जो उत्पन्न दाब होता है उसे हम परकुंचन कहेंगे। ध्यान से देखना, जब हमारे शरीर का जो नीले है जब संकुचित होता है उस समय उत्पन्न दाब परकुंचन होता है, और जब हमारे शरीर के हृदय का जो नीले है वो शिथिल होता है उस समय जो उत्पन्न दाब होता है वो अनुशिथिलन या डायस्टोलिक दाब कहते हैं। सामान्य व्यक्ति का जो रक्त दाब का मान होता है वो होता है 120/80 mm। अब ये जानना हमें जरूरी है कि बीपी हाई क्यों होती है। जब आप टेंशन करते हो, जब आप किसी की घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो, ज्यादा क्रोध करते हो, उस समय आपका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो आप इन चीजों को त्यागिएगा और अपने ब्लड प्रेशर पर काबू पाइएगा। तो आपसे यही है कि आप लोग, अब मैं जो बात करने वाला हूं उसको आप इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी बात कर रहा हूं नशीले पदार्थों के बारे में। तो अब आप जानिए कि नशीले पदार्थों का सेवन क्यों किया जाता है। नशीले पदार्थों का सेवन करने का एकमात्र कारण है वो है चिंता मुक्त होने के लिए और आनंद की प्राप्ति करने के लिए हम नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। और जब नशीले पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा समय से करते हैं तो हम उस चीज के आदी हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाते हैं। हमारे आसपास में गुटखा, तंबाकू, अफीम, हीरोइन और 3 अलग अलग प्रकार के जो नशीले पदार्थ होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं और फिर एक बहुत बड़ी बीमारी के ग्रसित हो जाते हैं जिसमें कैंसर है। ये बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं गुटखे के बारे में। क्या होता है गुटखा? गुटखे का आप इस्तेमाल करोगे तो आपके जीभ और गले के अंदर कैंसर होने की संभावना रहती है। और गुटखे की कमी से होने वाला जो एक रोग है वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस ये रोग जो हो जाता है, जो अक्सर हम हमारे आसपास में गुटखा खाने वाले लोगों के अंदर देखते हैं। अब आप कहोगे ये रोग कैसा और किस प्रकार दिखाई देता है? तो बड़ा इजी है। जिस व्यक्ति के मुंह के अंदर 4 अंगुली नहीं आती है या 3 अंगुली नहीं आती है तो उस व्यक्ति का जो मुंह खुलना बंद हो जाता है और ये जो रोग है इसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब बात करते हैं तंबाकू के बारे में। तंबाकू जो होता है ये किससे किया जाता है ये जानना जरूरी है। तंबाकू को एक पादप की श्रेणी है सोलेनेसी। तो सोलेनेसी जो परिवार है उस परिवार के निकोटिएना टोबेकम पादप से तंबाकू को प्राप्त किया जाता है, ये जानना जरूरी है। सोलेनेसी कुल के निकोटिएना टोबेकम पादप से इसको प्राप्त किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल क्या है? आप बीड़ी, सिगरेट, ये जो बीड़ी वगैरह होती है या चिल्लम वगैरह है, हुक्का वगैरह है, इसके अंदर जो तंबाकू इस्तेमाल किया जाता है यही वो तंबाकू है। और इसकी कमी से होने वाले क्या क्या रोग वगैरह होते हैं आपको सीधी से पता है कि आप जब ज्यादा लंबे समय से आप बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका मुंह, गला, यहाँ जीभ, ये तो कैंसर होना ही है। इसके साथ साथ में ये धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों के संबंधित बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा है कि जब गर्भवती महिलाएं यदि तंबाकू का इस्तेमाल करती है तो उसके जो शरीर में भ्रूण की जो गति है वो भी धीमी हो जाती है। तो कृपया आप करके तंबाकू का इस्तेमाल न करें, इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसके आप बचिएगा। दूसरे हम बात करने वाले हैं, तीसरा जो नशीला पदार्थ है वो है मदिरा। मदिरा क्या होता है भाई? एल्कोहल, जिसको हम इसका IUPAC जो नाम होता है वो है एथेनॉल C2H5OH, ये होता है भाई मदिरा। और मदिरे का सेवन करने वाले व्यक्तियों की जो याद रखने की क्षमता होती है या जो मस्तिष्क की जो गति होती है वो क्षीण हो जाती है। बस फ्री माइंड होके पीने के बाद में वो पूरा फ्री माइंड। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मदिरा वगैरह ये इतने घातक नशीले पदार्थ है जिसके लोग आदी होने के बाद में इसको पिए बिना, इसका इस्तेमाल किए बिना रह नहीं सकते। अब मैं बात करने वाला हूं अफीम के बारे में। और अफीम का जो वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम नॉर्मल इसका नाम याद हो जाएगा, आपको याद करना बहुत जरूरी है, पेपेवर सोमनिफेरम। और अफीम से क्या बनती है? अफीम से बनती है दवाइयाँ, जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, जैसे हड्डियों का दर्द हो रहा है, कमर दर्द होता है, ये जो दवाइयाँ होती है वो अफीम से बनती है। और जैसे डॉक्टर लोग हमारे को लिख के देते हैं जो कोडिन है, मॉर्फिन है, पेपेवेरिन है, सोमनिफेरिन है, ये सब चीजें जो दर्द निवारक दवाइयाँ बनती है अफीम से। परंतु अफीम का भी अनावश्यक या आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल करने पर हम लोग आदी हो जाते हैं और फिर इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता फिर कमजोर हो जाती है।
से हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाता है और अफीम का सेवन करने वाले लोगों की आकस्मिक निधन होने की संभावना ज्यादा रहती है। और जब अफीम नहीं मिलता है तो लोग अफीम का जो अर्क होता है, बोले तो अफीम का जो अफीम निकालने के बाद में जो कचरा जो पीछे बचता है उसको डोडा पोस्ट बोला जाता है, वो डोडा का इस्तेमाल करके लोग उसका अपना आनंद की स्फूर्ति प्राप्त करते हैं। पर इस प्रकार का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे आपको बचना होगा। बात करने जा रहा हूं दवाइयों के क्या दुरुपयोग होते हैं। आजकल ऐसी दवाइयां आती है, ऐसी कुछ चीजें आती है जो हम नॉर्मल स्थिति में इस्तेमाल करते हैं परंतु वो हमारे लिए घातक हो सकती है। जैसे कि मतलब बच्चे जो होते हैं इरेजर लेके आते हैं या चिपकाने वाला गोंद लेके आते हैं, इसके अंदर भी कुछ नशीले पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से वो नशा महसूस करने लगते हैं, तो इससे भी आपको बचना होगा। एक सर्वे के अनुसार ये बताया गया है। दवाओं के दुरुपयोग के मामले में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वाले में 42% शराबी, 20% अफीम, 30% हीरोइन, 6% गांजा तथा 18 से अधिक लोग अन्य किसी भी प्रकार के नशों का कारण बने हुए हैं। अंत में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों में कौन कौन से मिलावट होते हैं उसके बारे में। आप कैसी भी चीज ले लीजिए उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का मिलावट होता है, चाहे वो आप धनिया पाउडर है, चाहे मिर्ची पाउडर है, चाहे किसी भी किराना या मतलब खाद्य सामग्री के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं उस सब में। जैसे अब मैं बात करूं कि कोल्ड ड्रिंक हो जो होती है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी एक फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ये फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो कि हमारी दांतों पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। जो हमारे दांतों का इनेमल है ये जाने की संभावना रहती है। इतना घातक होता है कि जो पेंट वगैरह किए हुए होते हैं किसी लोहे तत्व पर भी या किसी दीवार पर आप देखना तो उसको हटाने में सही करते हैं, तो कितना सारा जो होता है वो हमारे आमाशय के लिए, हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, परंतु हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मिलावटी चीजें हैं इससे बचना होगा। या आप चाहे फास्ट फूड के मामले में ले लो, किसी भी चीजों में। था आपका पहला पार्ट और अब मैं आपको देने वाला हूं बहुत सारे क्वेश्चन। उन क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में जो आपने पढ़ा इसके ये जो प्रश्न है इन सभी प्रश्नों का जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आपको पता चला? क्योंकि नॉर्मल वीडियो में बताया हुआ है परंतु आप जब जवाब देंगे तो ये सीधा सी बात होती है, आपने जो मेहनत की है, आपने वीडियो देखा है, आप वहां से समझा है, क्या आपको समझ में आया? यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चाहे पेन हो चाहे कॉपी, ये जो लाल वाला जो बटन है ये दब जाना चाहिए, जो सब्सक्राइब का वो बटन है वो दब जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और भी अपने साथियों के साथ भेजिएगा। बाय। और अपने उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में देना, आपका इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।